कि आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम जैसे पेट है, तो उसमें जो है अभी कुछ क्वेश्चन जैसे पूछे जाएँगे जीएस के हर सब्जेक्ट से उठाए जाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए जो है कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं जो कि पूछे ही पूछे जाएँगे। एक ना एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाएँगे। तो इसमें 50 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो ये जो है कहीं न कहीं जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है डी नाना साहब। तो इसमें जो है ऑप्शन है नाना साहब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख को का चुनाव किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला देखिए 31 मई 1857, बी 16 मई 1857, सी 1 जून 1857 और फिर तीसरा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं है, तो फिर आंसर इसका देखते हैं। तो आंसर क्या है? ए 31 मई 1857। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब तीसरे नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से? कानपुर, बरेली, सतारा और झांसी। तो इसमें ऑप्शन क्या है? सी नंबर, कौन सा? सतारा। तो इसमें ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी है। फिर अब चौथे नंबर पर देखते हैं, सन 1857 के जो है ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम का नाम था, तो नाम जो था वो कौन सा पड़ा था? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, तृतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और डी द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ध्यान रखना, इसमें जो है ऑप्शन नंबर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। और अब अगला हम देख लेते हैं, ठीक है, 5वें नंबर पर देख लेते हैं। 5वें नंबर पर है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है। तो इनके जन्म स्थान जो है पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कठियावाड़ जिसे टंकारा भी कहते हैं, और हैदराबाद, उसके बाद चेन्नई और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कठियावाड़ जो है ये जो है सही है, ठीक है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। हम लोग चाहें तो साथ साथ में आप लोग नोट करते रहें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला आत्माराम पांडुरंग, बी महात्मा ज्योतिबा फूले और स्वामी विवेकानंद, फिर कबीरदास हैं। तो इसमें जो है आप लोग जानते ही होंगे, अगर पढ़ चुके होंगे तो जानते होंगे कि आत्माराम पांडुरंग जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो है आप लोग जो है साथ साथ में नोट भी करते रहें, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं 7वें नंबर पर। तो इस 7वें नंबर पर जो है थियोसॉफिकल। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ खोला गया था, इसमें ये पूछ रहे हैं। तो जो है ये 4 ऑप्शन दिए हैं, अड्यार और चेन्नई, कालीकट, जो है बेलूर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है अड्यार हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग जो है साथ साथ में नोट करते रहेंगे। अब अगला हम देख लेते हैं 8वें नंबर पर, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, मतलब किसने की थी? ये क्वेश्चन ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सबसे पहले है जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर उसके बाद है महादेव, गोविंद रनाडे और उसके बाद है राजा राम मोहन राय और एनी बेसेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है राजा राम मोहन जो है राय, तो ये ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट अब देखते हैं 9 नंबर पर। तो 9 नंबर पर क्या है देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना। इसमें देख लेते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसमें जो है
आर्य समाज की स्थापना जो है तो स्वामी दयानंद सरस्वती और महादेव गोविंद, उसके बाद है स्वामी विवेकानंद और एनी बेसेंट। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर पूछे गए हैं, ठीक है, आने वाले एग्जाम में जो है किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जो है साथ साथ में नोट अवश्य करते रहें। फिर जो है 10 नंबर पर देख लेते हैं, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो इसमें जो है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सितंबर 1900 में, जुलाई 1905 में, सितंबर 1903 में, फरवरी 1902 में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। क्या है? जुलाई 1905 में ये अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन जब हुआ था तो 1905 में हुआ था, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अब अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एओ ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी और इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए ये तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो इसमें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो। तो ये जो है एओ ह्यूम जो है ये जो है सही है आंसर। और अगला देख लेते हैं, कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? तो इसमें जो है स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिसंबर 1906 में, और फिर उसके बाद अगस्त 1906 में, मार्च 1906 में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है दिसंबर 1906 में हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो है घटना कब घटी थी? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 19 अप्रैल 1919 में, फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1919 को, और 18 अप्रैल 1919 को, फिर 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। और ये जो है देखिए पूछा जाता है, चाहे कोई भी कुछ क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी आने वाला एग्जाम या हो चुका हो, आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो है ये आप लोग जो है नोट अवश्य करते रहें। फिर अगला देख लेते हैं, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? मतलब अवध के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, 1900 से 1926 में, ठीक है, 1919 से 1926 तक, और 1920 से 1922 के मध्य, 1919 से 1922 के मध्य। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही रहेगा, जो है क्या? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अगला देख लेते हैं, जो है काकोरी कांड। अगला देख लेते हैं काकोरी कांड, मतलब जो है कांड की घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 12 अगस्त 1926 को, फिर 12 अगस्त 1923, फिर 16 मार्च 1926 को, और 9 अगस्त 1925 को। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका जो है डी सही रहेगा, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, नेहरू रिपोर्ट कब जो है प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ये जो है पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इंपॉर्टेंट स्पेस मार्क कर लेंगे। और जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सन 1928 में, और सन 1929 में, और उसके बाद है सन 1926 में, और सन 1930 में। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है ए आपका सही होगा, सन 1928 में नेहरू जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सन 1982, सन 1985, और सन 1926 में, और सन 1930 में। तो देखिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी 1885, ठीक है। अगला देख लेते हैं आंसर, जो है क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर, पूना पैक्ट कब पारित किया गया था? तो पूना पैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सितंबर 1931 में, जनवरी 1931 में, और सितंबर 1932 में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है 1932 में हो जाएगा। पूना पैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। पूना पैक्ट में आप लोग जानते ही हैं, गांधी जी के बारे में भरमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अगला देख लेते हैं, जो है
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से और कब तक चला था। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में पूछ लेते हैं। आप लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते ही हैं कि जो है हुआ था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1929 से 1931 तक, 1932 से 1934 तक, और 1930 से 1931 तक, और 1931 से 1932 तक। तो इसमें ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। 1930 से 1931 तक जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है चला था। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। इसमें वर्ष पूछ रहे हैं, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ष 1926, वर्ष 1929, वर्ष 1928 और वर्ष 1930। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, वर्ष 1929। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं जो है, अगला देख लेते हैं अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये जो है हमने अभी तो पहला पढ़ा था, अब जो है दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या है, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, और 1932, उसके बाद है सितंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक, और उसके बाद है दिसंबर 1931 से जनवरी 1931 तक। तो ऑप्शन इसमें जो है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें जो है देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है, तो 12 अगस्त 1942 को हुआ था, या 12 जुलाई 1940 को, या जो है 14 जुलाई 1942 को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है आपका जो है 14 जुलाई 1942 को, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग साथ साथ में चाहें तो नोट करते रहे, या जो है इसको एक बार जो है आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला नंबर देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी मतलब जो है उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है मतलब कौन से थे, गर्म दल के थे या नरम दल के थे या उदारवादी थे, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे जो है पहले इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उग्र या गर्म दल के नेता, या जो है उदार या नरम दल के नेता, या दोनों, मतलब दोनों में से कौन से थे। तो इसमें जो है और नॉन ऑफ दीज भी दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आप लोग जो है कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि जो है कहीं कहीं ऐसा दिया जाता है कि कहीं ये और बी में से दोनों पूछ ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को आंसर जो है क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा देखने। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये उदारवादी या नरम दल के नेता थे, तो ध्यान रखना गांधी जी वैसे भी जो है उदारवादी नेता थे। तो आप लोग जो है इनके बारे में जरूर से जो है पढ़ लेना। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हम लोग पढ़ भी चुके हैं अभी, तो अब देख लेते हैं। तो इसमें जो है चार ऑप्शन दिए हैं, सन 1929 में, सन 1919 में, और सन 1909 में, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है 1919 में होगा। देखिए जो एग्जामिनर है तो वो कई प्रकार से क्वेश्चन बना के पूछता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया गया था। मतलब जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से ऑप्शन, तो 18 जुलाई 1947, उसके बाद है 18 जून 1947, उसके बाद है सी नंबर 18 जून 1947, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। कौन सा है, 18 जुलाई 1947। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम जो है सरकार जो बनी थी वो कब बनी थी। तो ध्यान रखिए अब जो है लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन है 2 सितंबर 1946, 1 अक्टूबर 1946, और फिर उसके बाद है 1 नवंबर 1946, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान रखना जो है 2 सितंबर 1946 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं, अगले नंबर का देख लेते हैं क्या है। तो वर्ष 1900 जो है, वर्ष 1900 में जो है जो कलकत्ता आंदोलन हुआ था। ठीक है,
वर्ष 1906 में जो है, जो कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष जो बनाया गया था, ठीक है, तो उसमें जो है किसको बनाया गया था, तो ध्यान रखना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को, या दादा भाई नौरोजी को, और लोग जो है मान्य बाल जो बीजी तिलक को भी, इनको बीजी तिलक शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। कौन है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनको ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं, इनकी बुक्स भी पूछी जाती हैं, इन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं, तो आप लोग जो है इनके बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, जलवायु का तत्व है, इसमें जलवायु का तत्व पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तापमान, मेघ, वायु वेग और उपरोक्त में से सभी के लिए पूछ रहे हैं उपरोक्त सभी। तो इसमें ध्यान रखना ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। और अगला आप देख लेते हैं 29 नंबर, मौसम के तत्व हैं। इसमें मौसम के तत्व हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें से उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। कौन कौन से, वर्षा की संभावना और दूसरा क्या है, तो दूसरा इसमें हो जाएगा वायु भार, ठीक है। तो ये दोनों आपके सही हैं, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, इसमें जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है, जलवायु जो है एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक समान, बदलती रहती है, और ए एंड बी दोनों, और उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन इसमें जो है एक समान रहती है, ये ध्यान रखना। अब अगला हम देख लेते हैं, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। देखिए भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जो है, तो ये ध्यान रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। अभी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा नेपाल, हिमालय में, ठीक है। और अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो ये पूछ रहे हैं कि स्थान क्या है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है 7वां हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना। और अगला देख लेते हैं, भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में पूछ रहे हैं, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट और गाडविन ऑस्टिन, जिसे K2V के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, K2, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। इसमें देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछ रहे हैं, तो क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, लेगून झील के बारे में पूछ रहे हैं, तो ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूर्वी तटीय मैदान में, या लक्षद्वीप में, या अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान में, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग हैं, तो प्राकृतिक भाग कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है ये ध्यान रखना कि 3 भाग हैं प्राकृतिक भाग के बारे में अगर पूछ लिया जाए, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना। फिर अगला देख लेते हैं, मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है। देखिए मैदानी भागों को कितने उपभागों में पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना। तो उपभाग कितने हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कितने, 3 भागों में, तो ये ध्यान रखना। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश के जो है किन 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश को जो है किन 2 भागों में बांटा गया है, तो ये ध्यान रखना कौन कौन से भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, कौन कौन से, बुंदेलखंड और बघेलखंड, तो ये ध्यान रखना। और फिर अगला देख लेते हैं, जो है कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है। देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, कहाँ पर, प्रयागराज में लगता है,
ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में खनिज जो है नीति घोषित कब की गई थी। इसमें खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। कौन सा, जो है 29 जो है दिसंबर 1998 में। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र जो है घोषित किया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 जिले जो है इसमें खनिज क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो आप लोग जो है ध्यान रखना, याद कर भी कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अब अगला देख लेते हैं, संगमरमर कहाँ पर उपलब्ध होता है। देखिए संगमरमर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपी के, जो यूपी SSSC में जो है ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है ये जरूर नोट करते रहें। अब देख लेते हैं संगमरमर कहाँ उपलब्ध है। तो ये जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इलाहाबाद है, कानपुर है, मिर्जापुर है, आगरा है, और भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे 5 भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका जो है मिर्जापुर सही हो जाएगा। और मिर्जापुर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो इसके बारे में अगर डिटेल जो है पढ़ना है तो अब नेक्स्ट आपको लोगों को बताया जाएगा। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। कितनी हैं, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, तो ये जो है और भी कई सारी फसलें हैं, तो इसमें उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है डी नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई की जाती है, तो काहे से की जाती है, जैसे कि अपने यहाँ जो है कुओं द्वारा या नहरों द्वारा या नलकूपों द्वारा या उपरोक्त सभी में से। तो इसमें जो है ये सभी जो है प्रकार के जो है अपनाए जाते हैं। जैसे कुओं द्वारा भी अपने यहाँ सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, और नहरों द्वारा भी और नलकूपों द्वारा भी। तो ये आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, जो है उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंचित की जाती है। तो इसमें जो है आप लोगों का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, नलकूपों द्वारा। सबसे ज़्यादा जो है इसी से जो है सिंचाई की जाती है, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना। तो आज के लिए जो है अब हम अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 50 हमने बताया था, तो 50 क्वेश्चन अब अगला देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है, तो 48 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, जो है वर्ष 1951 में। कब हुई थी, वर्ष 1951 में। अब अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है। अब माघ मेले का आयोजन पूछ रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, लखनऊ है, प्रयागराज है, कानपुर है और आगरा है। तो आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, पूरे हम देख लेते हैं। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि देख लेते हैं, हिंदू धर्म के हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार जो हैं। तो हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, होली है, दीपावली है और ए एंड बी दोनों हैं, और गुड फ्राइडे है। तो इस तरीके से कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ये हिंदू धर्म का जो है मुख्य त्योहार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो है 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि हर कोई जो है पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अभी आने वाला जो है 28 अक्टूबर को जो है पेपर पेट का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं आपको जो है इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है अगले नेक्स्ट जो है अब आप लोगों के लिए जो है 50 क्वेश्चन और लाए जाएंगे धीरे धीरे। इसी तरीके से आप लोगों को जैसे 1000 तक जो है आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।